हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि महाभारत कालीन भारतीय स्त्रियों की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि महाभारत कालीन स्त्रियां डैश देकर लिखेंगे। महाभारत काल में घरेलू तथा सन्यान क्या है सन्यासिनियों दोनों तरह के स्त्रियों का विवरण प्राप्त है। रामायण में अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया का उल्लेख प्राप्त है। इसी ग्रंथ में सबरी एक अन्य चर्चित साध्वी है। सबरी महान कृषि मातंग की शिष्या थी तथा पंपा झील के किनारे उनकी कुटिया होती थी। घरेलू स्त्रियों में कौशल्या, सुमित्रा, केकई तथा सीता एवं दासी के रूप में मंथरा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसका दूसरा लिखेंगे। महाभारत में अनेक महिलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। अगर आप एक पॉइंट भी लिख देते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन में, तो बहुत ज़्यादा हो गया समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौरव और पांडव कौन थे, उनके बंधुत्व संबंध कैसे बदल गए थे। देखिए इनमें से जो क्या है, अगर आप इतना लिखते हैं तो समझिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज लिखना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको वही 5 से 7, 8, 10 लाइन तक लिख देना बहुत है। तो कौरव और पांडव कौन थे, उनके बंधुत्व संबंध कैसे बदल गए थे। इसका आंसर लिखेंगे कौरव और पांडव दोनों एक ही परिवार के सदस्य और दोनों चचेरे भाइयों के समूह थे। वे एक राज परिवार अथवा राजवंश से संबंधित थे जो कुरुवंश कहलाता था। महाभारत हमें सूचना देता है कि इन दोनों समूहों में बंधुत्व का संबंध बड़ा भारी परिवर्तित हो गया। महाभारत दोनों समूह के मध्य भूमि के एक भूभाग के एक टुकड़े पर संघर्ष का उल्लेख करता है और उनके लिए दोनों समूहों में परस्पर युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोण कौन था। इसका आंसर लिखेंगे द्रोणा यानी कि द्रोणाचार्य कुरु शहजादों का गुरु था। वह एक ब्राह्मण था। उसने सभी कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुर्ध विद्या सिखलाई। कहा जाता है कि इन महान गुरु ने अर्जुन को यह वायदा किया था कि दुनिया में कोई भी उनके समान कुशल धनुर्धारी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद युग की राजनीतिक विशेषताएं लिखे। इसका आंसर लिखेंगे आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों के लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची तथा ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्नाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे मिलिंद पन्नाह यह बौद्ध ग्रंथ में बैक्ट्रियन और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन करने वाले हिंदू यूनानी सम्राट मेनेंडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का वर्णन किया गया है। इसमें ईसा की पहली 2 शताब्दियों के उत्तर पश्चिमी भारतीय जीवन की झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अवधि के नगरीकरण को भारत का द्वितीय नगरीकरण क्यों कहा जाता है। इसका आंसर लिखेंगे भारत का पहला नगरीकरण हड़प्पा की संस्कृति के साथ प्रारंभ हुआ और 1500 ईसा पूर्व के लगभग आर्यों द्वारा देश में प्रमुखता प्राप्ति के साथ ही के समय समाप्त हो गया। आर्य लोग ग्रामीण थे। जब हड़प्पा संस्कृति के नगर एक एक करके नष्ट हो गए तो फिर अगले 1500 वर्ष तक नगर विलुप्त रहे। ईसा की 6ठी शताब्दी में बौद्ध काल में पुनः नगरों का श्री गणेश हुआ। अतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक बौद्ध काल को भारत का अद्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज के जाति व्यवस्था को संक्षेप में समझाएं।
लिखेंगे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाती है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक देवीय व्यवस्था है। शूद्र और अस्पृश्यों का सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व, जिनमें चारों वर्ण शामिल है, इसी पुरुष के शरीर से उपजे हो। ब्राह्मण का उसका मुख था, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय निमित्त हुआ। समय उनकी जंघा थी, उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी प्रश्न है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में यद्यपि 8 प्रकार के विवाहों का स्वीकृति दी गई है, लेकिन इस धर्मसूत्र में उल्लिखित पहली, चौथी, पाँचवीं और छठी विवाह पद्धतियों का विवरण और उल्लेख दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे। मनुस्मृति और 4 प्रमुख प्रकार के विवाह डैश देकर लिखेंगे। यहाँ मनुस्मृति से पहले, चौथी, पाँचवीं और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहला, कन्या का दान। बहुमूल्य वस्त्रों, अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथा, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। पांचवा, वर को वधू की प्राप्ति तब होती जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्राप्त करता है। छठा, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग, जिसकी उत्पत्ति काम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी अथवा गिल्ड की व्याख्या कीजिए। गिल्ड के सदस्यों का कौन कौन से कार्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके महाभारत के महत्व पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महाभारत का महत्व। महाभारत केवल कौरव पांडवों के संघर्ष की कथा ही नहीं, किंतु भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के विकास का डंके प्रदर्शक एक विशाल कोश है। उसमें उस समय के राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक आदर्शों का अमूल्य संग्रह है। उसके बाद आप महाभारत के विषय में जितना कुछ जानते हैं सबको नोट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे, प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनके प्रमुख कारण यह है कि भारतीय ग्रंथों की संख्या, काल का सही जानकारी नहीं होने के कारण किसी काल विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता। साहित्य साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी सही तथा प्रस्तुत करने में बाधक होता है। ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपना इच्छा अनुसार प्राचीन प्रकरणों को छोड़कर अनेक नए प्रकरण जोड़ देते हैं, लेकिन पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार के हेरफेर की संभावना बहुत कम होता है। अतः पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इसका आंसर लिखेंगे। अभिलेखों से तात्पर्य पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए लेखा अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों द्वारा उनके धम्म प्रचार प्रसार के उपाय, प्रशासन, मानवीय पहलुओं आदि का विषय सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेख की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरापथ से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि उत्तरापथ उस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं जो मायोत्तर युग में बहुत ख्याति प्राप्त था। यह मार्ग तक्षशिला में से प्रारंभ होकर पंजाब, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन आदि मार्गों से होता हुआ भारत के पश्चिम तट पर स्थित भंगोच नामक स्थान पर समाप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और तालाब जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग लाया जाता था। दूसरा इसका फिर लिखेंगे प्रथम नंबर अफगानिस्तान में सोतुगई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए। दूसरा लिखेंगे हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा लिखेंगे गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला, इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर योजना का वर्णन करें। ये जो है ना आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसका आंसर लिखेंगे सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे। वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रोपड़ अनेक नगरों का निर्माण किया। उनकी नगर व्यवस्था में के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। इन लोगों ने बिल्कुल सीधी सड़कों व गलियों का निर्माण किया था ताकि डॉक्टर मेके के अनुसार चलने वाले वायु उन्हें अपने आप ही साफ कर ले। दूसरा लिखेंगे उनकी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी शानदार थी। नालियां बड़ी सफलता से साफ हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर लिखेंगे वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों यानी कि आश्रमों में बांट दिया गया। इन आश्रमों का विभाजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता था। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम पहले 25 वर्ष की आयु तक। दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु तक। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु तक। चौथा संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप वैदिक संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर लिखेंगे वैदिक साहित्य विशेषकर 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद जिस संस्करण भाषा में लिखे गए थे वे दैनिक संस्कृत कहलाती है। यह संस्कृत उस संस्कृत से कठिन एवं भिन्न थी जिसका प्रयोग हम आज करते हैं। वस्तुतः वेदों की ईश्वरीय ज्ञान के तल माना जाता था। यह शुरू में मौखिक रूप से ही ब्राह्मण परिवारों से जुड़े लोगों तथा कुछ अन्य विशिष्ट परिवारजनों को ही पढ़ाया या सुनाया जाता था। महाकाव्य काल में रामायण तथा महाभारत की रचना के लिए जिन संस्कृत का प्रयोग किया गया वह वैदिक संस्कृति से अधिक सरल थी, इसलिए वह संस्कृत और अधिक लोगों को लोकप्रिय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के क्या स्रोत है। इसमें जितना भी आप जानते हैं जैसे कि उसका लिखेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध है। सर्वप्रथम हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों की खुदाई से प्राप्त विभिन्न भवनों, गलियों, बाजारों, स्नानागारों आदि के अवशेष हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। और इनके विषय में आप जितना पॉइंट जानते हैं सब उसमें नोट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। इसका आंसर लिखेंगे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। प्रथम मातृदेवी की पूजा होती थी। दूसरा पशुपति की पूजा प्रचलित थी। तीसरा पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। चौथा नाग पूजा यानी कि स्वास्तिक यानी कि सूर्य पूजा, अग्नि पूजा के भी संकेत मिलते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखेंगे पीपल वृक्ष की पूजा होती थी। चौथा लिखेंगे नागपुर स्वास्तिक यानी कि सूर्य पूजा, अग्नि पूजा के भी संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। इसका आंसर लिखेंगे हड़प्पावासी बहुदेववादी और अप्राकृतिक पूजक थे। मातृदेवी इनकी प्रमुख देवी थी। मिट्टी की बनी अनेक स्त्री मूर्तियां जो मातृ देवी की प्रतीक है बड़ी संख्या में मिली है। देवताओं में प्रधान पशुपति या आदि शिव थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर योगीश्वर की मूर्ति को पशुपति महादेव माना गया है। सिंधुवासी नाग यानी कि कुबड़दार सांड
लिंग योनि पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। जल पूजा, अग्नि पूजा और बलि प्रथा भी प्रचलित थी। मंदिरों और पुरोहितों का अस्तित्व नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं की विशालतम थी। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी पर, पश्चिम में बलूचिस्तान, मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सिंधु घाटी के संबंधित गृह स्थापत्य कला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट और अंतिम जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 का निरंतर बल होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल 55, 68 प्लस 60 वर्ष 90 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव बताए ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए अगर एक बार में समझ में नहीं लगा तो 2 बार 3 बार करके इसको सिर्फ आप सुन लेंगे। सुने हुए आपको आधा याद जरूर रहेगा। आप जाकर के एग्जाम हॉल में अच्छे से टेंशन फ्री होकर के आप लिखेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।